सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्व पेपर है तो उसमें 2024 सेट नंबर 7 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई, जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा परमेय संख्या है। हमें इसमें ये बताना परमेय संख्या है। तो देखो, ये हमारी अपरमेय संख्या है, ये वाली अपरमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या है, और ये √9 है तो इसको लिखा जाएगा 3, तो यही वाली हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर पहले का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, a नॉट इक्वल 0 के ग्राफ का आकार होगा। ठीक, अब इसको कैसे हल करते, ज़रा ध्यान समझिएगा। तो कंसोल को 60 पे लगाते हैं। तो जो हमें यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, हमें प्रश्न नंबर 2 की बात करें, ठीक है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब यहाँ पे समझिए बेटा, ये जो समीकरण दिया हुआ है ये हमें समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ये कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ध्यान समझिएगा आप लोग, ये इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। अब देखो, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में शून्यों की संख्या 2 होती है, यानी कि यहाँ पे x है तो x अक्ष को 2 बार करना चाहिए, यहाँ। तो इसको ऐसे का ग्राफ बनेगा ये हमारा इस प्रकार। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा परवलयाकार कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? परवलयाकार। ठीक, ये वाला ग्राफ कहलाता है परवलयाकार कहलाता है। ठीक है, अगर ये माइनस का होता, देखो यहाँ पर जब a का मान प्लस है तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ बनाना है। अगर ये a का मान माइनस है तो आपको इसका मुंह नीचे कर देना। तो कैसे बनाना वो भी देख लीजिए। तो आपको ऐसे करके बनाना है इस प्रकार ये। ठीक है, अगर a का मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो आपको इस प्रकार बनाना है। अगर a का मान ऋणात्मक है तो आपको इस प्रकार बनाना है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा a सही हो जाएगा। तो a पे आप टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है ax/a बराबर y/b। ठीक, और दूसरा समीकरण है हमारा ax प्लस by बराबर है a² प्लस b², ये दे रखा है। चलिए समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम। तो हमें y का मान हमसे पूछा गया है y का मान। तो एक काम करो, यहाँ से x का मान निकाल दो। हमसे y का मान पूछा गया तो यहाँ से x का मान निकालो, तो एक आदर गुणा कर दो। तो x बराबर हो जाएगा a/b। a का गुणा इसमें करेंगे तो a/b। तो ये वाला मान कहाँ लगा देना? यहाँ पे लगा देना हमें। तो x की जगह पर लगा दीजिए a/b प्लस b/, और बराबर ये a² प्लस b² इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा हमारा a² b और प्लस b/, और बराबर a² और प्लस b²। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो a² और प्लस b² और बटा b बराबर a² प्लस b²। अब यहाँ से y का मान ले लीजिए। तो जब यहाँ से y का मान लेंगे तो a² प्लस b² बटा b और बराबर a² प्लस b²। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। तो y/b बराबर 1, तो इसका गुणा कर दीजिए तो y बराबर b निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप सी पे लगा लीजिए टिक। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 4 इसको देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो प्यारे बच्चों d का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है। ठीक, इस समीकरण का मतलब ये है कि d का मान है वो 0 से छोटा होता है, अर्थात माइनस का होता है, तभी तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो d बराबर जो होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक, इस प्रकार।
अब b का मान -4 तो -4 लगा दीजिए, -4 गुणा यहाँ पर 1 होता है, a का मान 1 और c का मान a, ठीक। ये असमका ऐसी ही रहेगी हमारी। तो ये तो हो जाएगा -16, ये -16 और -4a, तो ये इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, इस 16 को उधर भेजेंगे, तो जब इस 16 को उधर भेजेंगे तो -4 है तो ये चिन्ह पलट जाएगा, इधर घूम जाएगा, ठीक। ऐसे करके जब ये -16 हमारा इधर जाएगा तो ये असमका पलट जाएगी, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये जो असमका इधर घूम जाएगी और ये इस प्रकार। यानी जो a का मान है हमारा, जो a का मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन सा विकल्प है हमारा, तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 नंबर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो हमारा अनुक्रम, यानी अनुक्रम का अर्थ है समांतर श्रेणी, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है √2, फिर 2 √2, इसके बाद लिखा हुआ 3 √2 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करना है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a का मान कितना √2 है और d का मान निकालेंगे, देखो कितने का अंतर है, अरे भैया इसमें से घटा दीजिए ना, 3 √2 में से 2 √ घटा दीजिए, तो d बराबर भी √2 निकलेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 √2, वो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो 10वां पद a 10 बराबर हो जाएगा a + 9d। तो a का मान √2 है प्लस 9 गुणा d का मान √2 है, तो हो जाएगा √2 + 9 √2, तो ये 1 ये 9 ये, तो 10 √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना और समझिए। फिलहाल ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर दे ही नहीं, ये वाला आंसर नहीं दिया तो क्या करेंगे देखिएगा, समझिएगा आप लोग। प्यारे बच्चों, जो संख्या √ से बाहर होती है, इस प्रश्न को समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रेला। देखिए ट्रेला में आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे कि 3 √5 है, तो प्यारे बच्चों √ के बाहर 3 है, इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखिए, थोड़ा समझिए, 5 × 9, इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 9 पन्ना 45, इस प्रकार। तो इसी प्रकार इस 10 को अंदर ले जाएंगे, इस 10 को अंदर ले जाएंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 × 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न करिए। प्रश्न नंबर 6 कैसे करते हैं उसको देखिए, और प्रश्न नंबर 6 में माध्य ज्ञात करना है हमें। तो आ गया प्रश्न नंबर 6 हमारा, तो यहाँ पे लिख लेना है वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद है आवृत्त, आवृत्त को बारंबारता कहते हैं, ठीक है, बारंबारता। फिर इसके बाद अगला कॉलम लिखा जाएगा मध्यमान का, ठीक, बारंबारता को लिखते हैं f से और मध्यमान को लिखते हैं x से, फिर अगला कॉलम x × f। चलिए समझिए ध्यान से क्या करने वाले हैं हम, और ये तो आपको आता ही होगा। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। और बारंबारता में दिया 2, 4, 6 और ये 10। और मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 5 का आधा 2.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा 7.5। फिर उसके बाद इसमें कितना 5 5 जोड़िए, 2 में 5 जोड़िए 7, 7 में 5 जोड़िए 12.5 और 12 में 5 जोड़िए 17.5। अब प्यारे बच्चों इन दोनों गुणा करना है, तो ये 25 दूनी 50, तो ये 5 ही लिखा जाएगा, दशमलव पीछे 0 हो जाएगा, और 75 दूनी 150, ये 300 बन जाएगा, तो इसको लिखना है 30.0। अब ये हो जाएगा हमारा 56 30 की 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12, पहले दशमलव लगा दो, 12 3 15 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 1 7 सही है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 175.0, इतना। चलिए हल करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे 0 5 5 10 15 की 5, दशमलव लगा दो, हासिल 1, 7 7 14, 14 3 17, 17 1 18,
ये 2, इसका जोड़ इतना आ गया हमारा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको जोड़िए, जब इसका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 22 हो जाएगा, कितना, ये 22 हो जाएगा। तो इसके जोड़ को लिखा जाता है सिग्मा एफ बराबर 22 और इसके जोड़ को लिखा जाता है सिग्मा एक्स एफ बराबर। अब एक सूत्र होता है हमारा, अगर आपने देखा हो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, मान लगा दीजिए तो हो जाएगा 885 बटा 22। अब इसका इसमें भाग लगा दें तो 22 का भाग लगाना है 28, तो 22 एकन 22, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 6, इसका ले लेंगे उतारा, तो 22 चौक 44, तो यहाँ पे कहीं 14 आ रहा है, उसी पर टिक लगा दीजिए। देख के क्यों ज़्यादा मेहनत करोगे यार, कहीं नहीं है। अच्छा हाँ, 22 चौक 88 होता है, 22 3 बार जाएगा ना, 22 दूनी 2 बार जाएगा, 22 दूनी 44, 12 है कहीं पर इसमें। हाँ ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, क्यों, हाँ विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जब इसका आप इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा 12.95 बार जाएगा। अपना भाग पूरा लगा लीजिए आप, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग इतनी ही बार जाएगा हमारा। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है 7, उसको देखिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है EF EDF। तो पहले ABC, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ DDE और ये AF। अब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ, अनुपात क्या दिया हुआ है, AB बटा DE बराबर BC बटा FD। तो ये वाली देखो AB बटा DE, यानी ये वाली भुजा इसके बटे आएगी और BC, और देखो ये वाली भुजा इसके नीचे आएगी और इसके बाद BC और FD ये वाली इसके नीचे आएगी, ठीक है। तो इसके कौन से कोण बराबर होने चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण B बराबर कोण D, या कोण B बराबर कोण D, या कोण D बराबर कोण B, एक ही बात है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, D वाला सही हो जाएगा। तो आंसर में देख लीजिए आप एक बार पलट के, तो एक बार हम भी देख लें इसको। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा हमारा D वाला, सही है। तो एक बार फिर समझिए, देखो बेटा ये वाली भुजा इसके नीचे आएगी, फिर ये वाली भुजा इसके नीचे आएगी। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तब, और समरूप तो उसमें पहले से दिया हुआ है, ठीक। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, शीर्ष यहाँ यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें एक दिया हुआ त्रिभुज इस प्रकार। तो यहाँ पे ABC, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 0,4, इसके बाद 0,0, इसके बाद है हमारा 3,0। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, ठीक है। इन दोनों, अब देखो ये मूल बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। तो समझिए, तो यहाँ पे पहले BC लिख लो। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अब मेरी बात समझिए, जब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये मूल बिंदु है तो इसको नहीं लेंगे, इसी का वर्ग कर देंगे। तो BC बराबर लिख देंगे √3 का वर्ग। तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा और 9 को 3 लिखा जाएगा। तो ये वाला 3 निकल के आ गया। इसी प्रकार इसको लिखेंगे AB, तो यहाँ पे AB बराबर लिखना है हमें। तो AB बराबर, ये मूल बिंदु है तो इसी का वर्ग कर दीजिए, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। तो AB बराबर 16 लिखेंगे, तो 16 को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। इसका मान 4 आ गया। अब इसको कर लीजिए हल, ठीक। AC बराबर, तो नहीं लाल से लिखना, AC बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। इस प्रकार A का मान कितना है, 3, A का मान है 0,4
और सी का है 3, 0। तो ये वाले मान यहाँ फिट कर दीजिए अंडर रूट। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है और x2 का मान 3 है, प्लस y1 का मान 4 है, y2 का मान 0 है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 9 और 16 25 हो जाएगा और 25 को 5 लिखा जाएगा। तो ये वाली भुजा कितनी निकली 5। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। इन सबको जोड़िए, 5 4 9 और 9 3 12। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का परिमाप जो तीन भुजाएं तीनों को जोड़िए, 5 4 3, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, इकाई। ठीक, 12 लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर, अब आप देखिए 9 नंबर कैसे करेंगे उसको। लो बेटा आ गया प्रश्न नंबर 9, इसको समझिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है 3 tan a बराबर 4। तो हमें सेक का मान निकालना है, सेक a का मान। चलिए समझिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 का भाग लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा tan a बराबर 4/3। अब प्यारे बच्चों एक काम करो, चाहो तो आप यहाँ पे लाल बट्टे कक्का से भी लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान लगा लीजिए। लेकिन हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर a बराबर ही हो जाएगा 16/9। अब एक सूत्र आपने देखा होगा, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 16/9, इस प्रकार। तो एक को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये हमारा। तो सेक स्क्वायर a बराबर 16/9 प्लस 1। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9/9। इधर से घात हटेगी तो अंडूर लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा अंडूर 25/9। तो सेक इसे घात हट जाएगी। ठीक है, जब इधर से घात हटेगी तो अंडूर लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 5/3। ये इसका आंसर आ गया। और चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के इसमें कर्ण ज्ञात कर लो। और सेक होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है, सेक नहीं कर्ण बटा आधार होता है। ठीक, वहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए समझिए अगला प्रश्न कैसे करते हैं। नंबर आ गया 10, उसको देखिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 10 है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब प्यारे बच्चे इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा और कॉट अल्फा बराबर 25 इतना। अब यहाँ पे देखो एक सूत्र पीछे आपको बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा मैं। इसका मान 1 होता है प्यारे बच्चों, इसका मान कितना होता है 1 होता। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25। 25 को उधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा इसका। और भैया 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 में से 2 घटाएंगे 23 निकल के आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप। अब है प्रश्न नंबर हमारा 11, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर हमारा 11 है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। और यहाँ पे देखो एक असमका दे रखी है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है जो थीटा का मान है, जो थीटा का मान है वो 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, और 0 और 90 के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा का मान ऐसा बताइए, थीटा का मान ऐसा बताओ कि दोनों बराबर हों। तो यहाँ पर क्या है, थीटा बराबर 90 है, थीटा बराबर 90 है। ठीक है, थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पर 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, कौशिक 90 का भी मान 1 होता है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, हाँ देखो यहाँ पे 90 है। और प्यारे बच्चों 90 को क्या लिख सकते हैं हम,
90 को लिख सकते हैं π/2। इसको रेडियन में देखो, ये हमारा डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है, तो 90 को π/2 लिख सकते हैं और पाई का मान 180 अंश होता है। ठीक है। और थोड़ा समझो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो रेडियन माप बराबर होती है हमारी अंश गुणा π/180। तो यहाँ पे अंश कितना है 90 है, तो 90 गुणा π/180, तो 90 × 90, 90 दूनी 180, तो π/2। ऐसे अंश को रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर ये हो गया हमारा 11 कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 12 है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। इसको देख लीजिए आप। अब आप ये बताइए, देखो अगर हम थीटा की जगह 45 रख दें, प्यारे बच्चों, अगर हम थीटा की जगह पे 45 रख दें तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, यानी थीटा बराबर हम 45 रख रहे हैं। देखिए समझिए, तो ये साइन 45 हो जाएगा माइनस कॉस 45 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो ये इससे कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब जो हमसे मान पूछा गया है साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस पे घात 4 थीटा, इसका मान पूछा गया है। तो थीटा की जगह 45 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 पे घात 4 और प्लस कॉस 45 पे घात 4। तो प्यारे बच्चों, साइन 45 का मान 1/√2 पे घात 4 प्लस 1/√2 पे घात 4, तो इसका मान 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। तो हर समान है, तो ये 2 बन जाएगा, 2/4, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2। लगाओ टिक, जल्दी से बी पे टिक लगा लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 का बी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 उसको देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। प्यारे बच्चों, ये वृत्त है हमारा, ये इसका केंद्र है और इसके बाहर एक बिंदु Q है। ठीक, केंद्र से दूरी यानी 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी ये वाली जो बेटा दूरी है 25 सेंटीमीटर है और ये वाली जो दूरी है वो यहाँ पे Q लिख लीजिए, ये हमारी है 24। ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो ये कोण बनता है 90 अंश का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 का वर्ग बराबर यहाँ पे a कर लीजिए आप। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है, तो r का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अरे भैया, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी यार। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये 25 का वर्ग, ये कर्ण हो गई, ये आधार, ये लंब मान लो, तो ये इसका 625 हो जाएगा। ये r का वर्ग और 24 का वर्ग 576 होता है। इसको उधर भेजिए, तो 625 माइनस 576 और बराबर r का वर्ग। घटाइए, तो 15 में से ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे रह गया, यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 जाएगा 4 और बराबर r²। तो प्यारे बच्चों, r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा भैया C, A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए आप। अब आ गया प्रश्न नंबर 14, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है। समझिए इसको, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक, O केंद्र से ये वृत्त के बाहर P ले लिया हमने। ठीक, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो प्रश्न कह रहा है स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 अंश कोण पर झुकी हुई हैं। तो ये कोण हो गया हमारा 180 अंश। तो केंद्र वाला कोण पूछा होगा, तो यहाँ पे कर लो A, यहाँ पर कर लो B। तो पूछा गया हमसे P, यहाँ पे P करो, POA
हे, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो हमसे ये वाला पूछा गया कोण बेटा, ये पूछा गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, ये कोण कितने का है? ये वाला कोण हमारा 80 का है। कितने का? पूरा 80 का है। तो इतना 40 का हो जाएगा ये, ठीक, इतना कोण 40 का हो जाएगा। और ये कोण होता है हमारा 90 अंश का। कितने का होता है? 90 अंश का होता। तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। अब आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? इन दोनों को जोड़िए, हो गया हमारा 130, और 130 180 में से घटा दीजिए तो ये वाला 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक बार फिर समझिए आप, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा 80 का हो गया। जब ये, एक काम करिए, देखो यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, देखो ये कोण, ये दोबारा देख लीजिए इसको एक बार आप, देखो यहाँ पर P है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे A कर लो, यहाँ पर B कर लो, यहाँ पे कर लो P, तो ये वृत्त का केंद्र, ठीक, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे। अब ये वृत्त का केंद्र O है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला कोण दिया हुआ हमें 80 अंश है। तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो जब ये 80 है तो ये वाला कितने का होगा? 100 का होगा। लेकिन हमसे कोण कौन सा पूछा गया? ये वाला पूछा गया। तो इस 100 को आधा कर दो, 50 बन गया, हो गया आंसर। तो लगा लीजिए 50 पे टिक भाई। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 कैसे कल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो समझिए भाई, तो त्रिज्या r है, थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र ही लिखना पड़ेगा बस। तो आप लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो ये कहीं है कि नहीं है 360 वाला? ये तो कहीं नहीं है। तो एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 बटा 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बटा 720, और भैया इसका इसमें गुणा कर दिया ना हमने 720, और ये 2 इसके साथ लगा दो, गुणा 2 पाई r स्क्वायर। तो ये वाला दिया विकल्प नंबर कौन सा? बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए आप। अब आ गया प्रश्न नंबर 16। ये क्या कह रहा है? 16 देखिए, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर। तो व्यास को 2r लिखा जाता है, व्यास बराबर 4, तो व्यास को 2r लिखा जाता है। तो 4 2 1 2 2 दूनी 4, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न? उसकी लंबाई यानी h बराबर दे रखा 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेलन का आयतन लगा दीजिए आप, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। इस पाई का मान नहीं लगाना है आपको, पाई गुणा r का मान 2 तो 4 हो जाएगा, गुणा 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? घन सेंटीमीटर। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न नंबर 17 है, त्रिज्या आर के एक ठोस अर्धगोलीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चों नंबर 17 डाल के लिखिए, अर्धगोलीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए। 18 इसको आप यहीं पे दिखा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। समझिए मेरी बात को भैया। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। देखो बारंबारता 18 है, तो 18 के सामने जो वर्ग अंतराल दिया हुआ 30 से 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40। सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर 19 पे आ जाइए। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः इतना इतना दिया हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको कैसे हल करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर आ गया बट्टा हमारा 19। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा 3 गुणा माध्यक बराबर
बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है हमारा, मान लगा दीजिए। तो इसमें हमसे बहुलक पूछा गया है, तो यहाँ पे बहुलक तो ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस 2 गुणा माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य हमारा 30, तो 30 लगा दीजिए, और 3 गुणा माध्य कितना है हमारा 35 है, तो 35 लगा दीजिए। तो 3 पंजे 15, 105 ये हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा हमारा 60। अब 60 को उधर लाइए, ठीक, जब 60 इधर आएगा तो 105 माइनस 60 तो बचेगा हमारा 45। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकलेगा 45 निकल के आ जाएगा। लगा लीजिए टिक जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखिए, 20 कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, उनको लिख लीजिए। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो हमसे पूछा गया है निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप डी पे टिक लगा लीजिए। अब यहाँ से चलेगा खंड बा। ठीक, खंड बा देखिए कैसे हल करते हैं उसको। अब यहाँ से खंड बा और 21 का 21 का अभाज्य गुणनखंड विद द्वारा 25, 20 और 10,530 का लासा और मासा ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड काटेंगे। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और ये 0। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब इसको काटिए 5 से, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 तियो कट, तो 3 से भी जाता, चलो कोई बात नहीं, 5 से काट दिया, कट जाने दो। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इधर आ जाइए। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। एक बार फिर देख लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, लो हो गया गलत यहाँ पे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब सही है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये कट जाएगा हमारा 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा हुआ है, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 2, 3 से कटना चाहिए, हाँ 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15। ये फिर हमारा 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 2 बचे हुए 25 हो गए, और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा ये, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचे 28 हो गए, 3 नेम 27, 3 पंजे 15। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 छक 18, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 तियो 15, 13 एकम 13। अब इसका सबसे पहले निकालेंगे लासा, मासा निकाल लो। 25, 20 बराबर लिखेंगे इसको, 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3, उसके बाद 3 लिख लो ऐसे करके, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 7। इसको लिखिए 10 530
2 गुणा 3 कितनी बार? 1 2 3 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसका मासा। सबसे पहले मासा लिखिए। मासा प्यारे बच्चों क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी वह संख्या दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो देखो ये 2 मिल गया और ये 3, तो 2 ये लिख लिया जाएगा और ये 3 और ये 3। अब इसके बाद ये 5, तो यही हो गया हमारा मासा। गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 90। तो प्यारे बच्चों इसका मासा आ गया 90। अब इसका निकालना है लासा, वो देख लीजिए। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखेंगे। मासा हमारा यही है। अब इसके बाद ऊपर वाली जो संख्याएं बची हुई हैं उनको लिख लीजिए। क्या क्या बचा हुआ? देखो 3 त्रिका 9 और ये 13, तो 13 निम्मा 117 गुणा ऊपर कितना बचा हुआ है? 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो देखो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 1 का 9, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 1 का 9, 9 6 15 हासिल 1 और 9 1 का 9 और 1 10 और ये 0 और गुणा ये 28। अब इसमें 28 का गुणा और कर दीजिए। 10 53 0 और गुणा 28, तो 8 का 0 में करेंगे 0, 8 3 24 के 4 हासिल लगी 2, 8 पन्ना 40 और 2 42 हासिल 4, आगे 0 पूरा 42 लिख दीजिए और 8 एकन 8। अगला 2 का 0 में करेंगे 0 और 2 3 6, 2 पंजे 10 पूरा 10 लिख दीजिए और 2 एकन 2 करिए। 0 4 8 फिर ये 4 और ये 9 और ये 2। ठीक है। तो इसका जो लासा निकला है वो हमारा निकला हुआ है 29 48 40। तो ये प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर हमारा का हो गया कंप्लीट। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब हमारा यहाँ तो चलेगा 21 का खा, उसको देखिएगा। इक्कीस का खा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 √3 एक परमेय संख्या है। माना 2 √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे 2 √3 बराबर P बटा Q। आगे लिखना है जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। आगे समझिए। तो प्यारे बच्चों इस 2 का लगा देंगे भाग, तो √3 बराबर हो जाएगा P बटा 2Q और बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है। देखो जब भी इस प्रकार के आपको सवाल लगाने हैं तो ये अंडरूट वाली संख्या अकेली होनी चाहिए, तो ये अकेली हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P बटा 2Q एक परमेय संख्या है, यानी P बटा 2Q परमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है। यानी कि P बटा 2Q एक परमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 2 √3 भी एक
अपर में संख्या है। बस बेटा इसकी हिंदी जो थ्योरी उसको याद कर लीजिए आप, ठीक है, बाकी सवाल कोई कठिन नहीं है। अब प्रश्न नंबर आ गया हमारा गा गमला, उसको देखिएगा आप लोग। 21 का गा गमला है, ठीक है। इसके लिए दूसरा पेज लेना क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है ये। 21 का गा, 21 का गा, गा क्या कर रहा है देखिएगा। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिष्ठित करती है, तो यहाँ पे एक बना लें त्रिभुज हम, यहाँ पे कर लो AB और ये C। प्रश्न कह रहा है AB और AB और AC इन दो भुजाओं को एक भुजा यानी कि कोई है भुजा वो D और E पे प्रतिष्ठित करती है, तो ये D कर लो और ये E कर लो, इसको यहां से मिला दो, ठीक है। और BC के समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, तो यहाँ पे लिखना है, पहले लिख लो दिया है, ये हमारी थेल्सपुर में है, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। सिद्ध करना है, AD बटा AB यानी AD बटा क्या कह रहा है, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये सिद्ध करना। चलिए समझिए, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में DE, ये DE समांतर BC, ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्सपुर में से। जब प्यार बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो यहाँ पे लिखा जाता है AD बटा DB, AD बटा DB और बराबर AE बटा EC, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, अभी नहीं, पहले इसको पलटेंगे, ठीक, इसको पहले में पलटना है। तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो AD ये हो जाएगा, DB हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे B बना दें, यानी ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा बटा AD, इस प्रकार बराबर EC बटा AE। अरे भाई ये DB लिखा, चाहे DB लिखो चाहे BD लिखो, बात एक ही है। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो BD बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। तो बेटा इसके नीचे एक करेंगे, इसके नीचे एक करेंगे, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा BD प्लस AD बटा AD बराबर ये हो जाएगा EC और प्लस AE बटा AE। अब देखो यहाँ पे BD प्लस AD देखिए क्या लिखा है, BD प्लस AD, तो पूरा ये AB हो गया हमारा, तो इसकी जगह पे लिख देंगे AB और बटा AD बराबर, अब ये देखिए EC प्लस और प्लस AE, तो पूरा AC हो गया, तो इसकी जगह पे लिख देंगे AC बटा AE। अब लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों को
पलटने पर जब पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे तो AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया सिद्ध और हमें यही करना था। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है घा घड़ी, उसको देखिए आप एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और प्यारे बच्चों आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। ठीक, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है बच्चों के लिए वीडियो और बनाए। तो आप वीडियो और देखना चाहते हो, पर डे वीडियो देखना चाहते हो तो बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और कमेंट तो बराबर करते रहिए आप। ठीक है, चलिए समझिए भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है गा गमला। नहीं, ये तो गा गमला तो हो गया। अब चलेगा हमारा घा घड़ी। ठीक है, 21 का घा क्या कर रहा है देखिएगा, समझिए से आप। बिंदुओं देखो, हाँ, बिंदु A -1,7 तथा B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु A -1,7 और B 4,-3 का जो अनुपात दिया हुआ है हमें, अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो बेटा एक सूत्र होता है निर्देशांक बराबर x1 m2 x2 m1 बटा m1 प्लस m2 कामा y1 m2 y2 m1 और बटा m1 प्लस m2। अब इसमें लगा दीजिए मान। तो x1 का मान कितना है, -1 है, गुणा m2 का मान 2 है, प्लस x2 का मान 4 है और m1 का मान 2 है और बटा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 हो जाएगा, कामा y1 का मान 7 है, m2 का मान 3 है, प्लस y2 का मान -3 है और m1 का मान 2 है और बटा 2 + 3। तो ये -2 प्लस का 8 और बटा 5, ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस 6 और बटा 5। तो ये तो हो जाएगा हमारा 6/5 और ये हो जाएगा 15/5। तो हमें लग रहा कहीं पे गलत हो गया ये। मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रश्न में गलती है, इसमें सवाल तो सही है हमारा। एक बार मान देख लें, मैंने सही रखे हैं। -1,7 4,-3 2,2:3 सही है। सूत्र भी सही है, x1 का मान -1 और m2 का मान, लो ये गलती हो गई। देखो बेटा m2 का मान 3 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 और m1 का मान 2 है, ये सही है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा -3। अब बचेगा 5 यहाँ पर, इधर एक बार और देख लें। m2 का y1 का मान 7 और m2 का मान 3 प्लस y2 का मान -3 और m1 का मान 2 सही है। तो 21 - 6 सही है बेटा। ये 5 से 5 कट जाएगा और 5 × 5 और 5 × 15। तो जो इसका आंसर निकलेगा 1,3। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर दिया नहीं है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसने अनुपात दे दिया इसमें।
यहाँ पर ये इसने अनुपात दे दिया, अनुपात नहीं होगा, ठीक। ये निर्देशांक पूछे थे इसने। चलिए भाई, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां या खाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ कौशिक थीटा बराबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौशिक है तो कौशिक में ही देखिए 2 किसका होता मान। तो कौशिक थीटा बराबर ये कौशिक 30 का मान होता। तो कौशिक से कौशिक चला जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा हमारा 30 अंश। अब जो हमसे मान पूछा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा, इसका मान पहुंचा गया और थीटा की जगह पर 30 लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये कॉट 30 प्लस साइन 30 बटा 1 प्लस कॉस 30। अब कॉट 30 का जो मान होता है हमारा √3 होता है, प्लस और साइन 30 का मान 1/2 और बटा 1 प्लस और कॉस 30 का मान √3/2। इतना थोड़ा और समझिए। तो यहाँ पे √3 प्लस ये 1/2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा और बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचा हुआ √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब प्यारे बच्चों इसका परमेकड़ करेंगे तो ये बनेगा जाके √3 और प्लस 1/2 प्लस √3 और गुणा 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, इस प्रकार। थोड़ा और समझिए आगे। तो यहाँ पे ये √3 रहेगा हमारा, प्लस जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 माइनस √3 और बटा, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3। तो ये √3 और प्लस 2 माइनस √3 और बटे में नीचे 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाएगा तो ये √3 से √3 कट जाएगा तो इसका आंसर निकल के आ गया 2, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चम्मच देखिए उसको कैसे हल करते हैं हम। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर है 21 का 4। चलिए समझिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तो सरल प्रश्न है, आप भी कर सकते थे इसको। चलिए फिलहाल ये वीडियो हमारा हर कोई बच्चा देख रहा है, यानी कि जो बच्चे ठीक पढ़ने में होते हैं वो भी देखते हैं, जो कमजोर टाइप के हैं वो भी देखते हैं, लेकिन हम प्रत्येक प्रश्न को बता के चलेंगे। तो ए का मान है 5, -2 और बी का 6, 4 और सी का है 7, -2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों में ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें बीच की दूरी निकालेंगे तो 2 बराबर निकलेंगे, ठीक है। चलिए समझिए। तो सबसे पहले BC लिख दो। BC बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। हमने BC की बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अब आगे समझिए आप। तो BC हमने कौन सा बिंदु लिया, BC, तो BC के बिंदु भी लिख लो। यहाँ पे 6, 4 और 7, -2। तो बेटा ये वाले मान यहाँ पे लगा दीजिए आके आप। x1 का मान 6, x2 का मान 7 और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा और इसका होल वर्ग। तो यहाँ पर बचेगा -1 का वर्ग और +6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा √1 और +36, तो ये √37 हो जाएगा, ठीक, मात्रक। अब इसके बाद AB वाली भुजा निकाल लो। तो नई लाइन से लिखना है AB बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पर हमने AB लिखा तो A का बिंदु है हमारा 5, -2 और B का है 6, 4। तो ये वाले मान यहाँ लगा दीजिए। √(x1 का मान 5 और x2 का मान 6 प्लस y1 का मान -4 और y2 का मान 4, सॉरी y1 का मान 2 है बेटा,
-2 और बाई 2 का मान 4 और इसका होल वर्ग। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -1 -1 का वर्ग और प्लस यहाँ पे -6 का वर्ग। देखो माइनस संख्या का वर्ग प्लस होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो माइनस कर बैठो। एक देखो माइनस है, -1 का वर्ग +1 होगा, ये 36 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो √37 हो जाएगा। ठीक, मात्रक। अब एक और भुजा बची हुई है हमारी, उसका भी निकाल दीजिए, इधर निकाल देना इसका। ठीक है, तो लिखेंगे BC हो गया AC, तो AC बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों AC A का मान कितना है 5, -2 और C का मान है 7, -2। ठीक है, ये वाला मान यहाँ लगा दीजिए। √(x1 का मान 5 और x2 का मान 7 प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान +2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा -2 का वर्ग, ये कितना 4 हो जाएगा, तो √4। और आपको पता है 4 को 2 लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी दो भुजाओं के बराबर निकली माप, ये 37 √37 और ये √37। तो यहाँ पे लिखने नहीं, लाइन से आपको लिख देना है BC बराबर AC और बराबर √37, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर निकली हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी निकली, बराबर निकली हैं। तो आप लिख देंगे अतः 5, -2 और 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, ये हमारा हो गया प्रश्न कंप्लीट। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 22 का, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 22 का, उसको देखिएगा आप लोग। बाईस का है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 और अगला है हमारा 9x - 3y और बराबर 6 के अनेक हल होंगे। ये दिखाना हमें के अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए समझिए भाई यहाँ पर। और देखो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको बता दूं, प्रश्न को शुरू करने से पहले यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1, अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल V1 बटा V2, ये होता है। और प्यारे बच्चों ये होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और साथ में क्या होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसके बाद ये संगत भी होता है। ठीक है, नंबर 3 होता है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा V2 और इक्वल C1 बटा C2। और यहाँ पे अनेक हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है, और साथ में संगत। ठीक, तो ये जो सवाल है इस रूप का होना चाहिए। अगर ये अनुपात हमने ऐसे निकाल दिया तो बेटा बस यही सिद्ध हो जाएगा, तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका एक और बचा, वो भी लिख लीजिए। नंबर 4 डाल के लिखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा V2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। ये समांतर रेखाएं होती हैं, इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और साथ में होती हैं असंगत। ठीक, ये समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं और संगत। चलिए आ जाइए
अब यहाँ पे क्या करना, हमें ये चीज दिखानी है यहाँ पर। तो देखो 3/9 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 1 होता है ना, तो -1/-3 और बराबर 2/6। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2/6, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 3 तिरका 9। तो ये 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/3, बस यही हो गया। तीनों अनुपात बराबर निकल के आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाओं के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, ठीक, क्योंकि संपाती रेखाएं हमारी, ठीक है। फिर अतः रेखाओं के अनेक हल हैं, ठीक है, यही हो गया हमारा प्रश्न हल। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। का के बाद है हमारा खा खरगोश, उसको देखिएगा आप लोग। अब प्रश्न नंबर है 22 का खा। चलिए प्रश्न देख लीजिए पहले। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। अब प्रश्न आपके लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपने लिए। भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। समझिए बेटा, ये हमारी है भूमि, यहाँ पर एक बिंदु P है और ये हमारा एक है भवन, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30 अंश। आगे पढ़ रहे हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ। लो भैया बेटा, मैंने इसके ऊपर लगा दिया एक झंडा, ठीक है। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। इसी बिंदु से है, ये 45 अंश हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ये 45 अंश हो गया। फिर प्रश्न ये कह रहा है तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही तो ध्वज दंड है हमारा, तो इसको एच कर लीजिए। और शुरुआत में देखो 10 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दी है, यहां से लेके यहां तक 10 मीटर कर लीजिए। तो यहाँ पर A, B, C और ये बन गया D। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC एक भवन है तथा CD एक क्या है, ये झंडा ध्वज है, ठीक है। CD एक ध्वज है। चलिए समझिए। तो सबसे पहले इसको x कर लें हम, तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण है ना 30 अंश का है, तो tan 30 तो बराबर हो जाएगा हमारा 10/x। और tan 30 का तो मान पता ही होगा, 1/√3 और 10/x का गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर 10√3 मीटर कितना। अब इसके बाद लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ABD में तो पूरा 45 का है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर, तो हो जाएगा AH + 10/x। तो tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर लिखेंगे AH + 10 और बटा, प्यारे बच्चों x का मान 10√3 है, तो यहाँ पे 10√3 लिख दीजिए आप। तो कैंची गुणा करिए, तो AH + 10 बराबर 10√3 और 10 को भेजिए उधर, तो h बराबर निकलेगा 10√3 - 10। तो h बराबर यहाँ से 10 लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा √3 - 1। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है 22 का खा तो हो गया, गा गमला देखिए अब आप लोग।
22 का है गा गमला। दो अंकों से बनी किसी संख्या, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले लाइन आपको यही लिखनी है, फिर लिखना है संख्या बराबर 10x + y। अब आगे देखिए प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x + y बराबर 9। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। फिर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, ये हमारी संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया जाए, यानी 10y + x, यानी इसके अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो जैसे ये संख्या पलटेगी बेटा, जैसे ये संख्या पलटेगी तो इससे ये वाली संख्या 27 अधिक हो गई है, तो माइनस लिखेंगे 10x + y और बराबर 27, यानी ये वाली संख्या 27 अधिक हो गई है। चलिए समझिए, इसको हल करिए। तो ये हो जाएगा 10y और +x, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह निकल जाएंगे। 10x - y बराबर 27। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो इधर तो 9y माइनस का 9x बराबर 27। अब यहाँ से क्या करो, 9 कॉमन ले लो, तो y - x बराबर 27, हटाओ 9 9 3 27 बराबर 3, सॉरी हाँ 3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x + y बराबर 9 और y - x बराबर 3। तो ये 22, ये x कट जाएगा हमारा, ये प्लस ये माइनस है, तो y 2y बराबर हो जाएगा 12, 2 1 2 2 6 12, y बराबर 6। अब ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर 1 हमारा समीकरण यही तो है, तो y की जगह पे 9 लगा दो यहाँ पर, सॉरी y की जगह पे 6 लगा दो यहाँ पर, तो x + 6 बराबर 9, तो x बराबर 6 - 9, तो x बराबर 3। अब नई लाइन से लिखना संख्या बराबर, जो शुरुआत में दूसरी लाइन में लिखा हुआ था, संख्या बराबर है 10x + y, तो 10 गुणा x का मान 3 है और y का मान 6 है, तो लगा दीजिए कितना हो जाएगा, 30 + 6 तो आ जाएगा 36। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई हिंदी से छाप लीजिए, अगला प्रश्न देखिए बात। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी, उसको देखिएगा। तो जो हमारा प्रश्न है 22 का घा घड़ी, देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ, पहले हम चित्र बना लें एक। ठीक है, ये यानी ये वृत्त है हमारा त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है C, यहाँ पर ये हमारा वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ D, यहाँ पे लिखा हुआ F, यहाँ पे लिखा हुआ है E। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है इसमें लिखेंगे दिया है AB बराबर AC, यानी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो नई लाइन से ना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BE बराबर AC, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, चलिए समझिए। तो अब नई लाइन से लिखना उपपत्ति
पहले ए लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा, ए बी बराबर ए सी। तो देखो ये हमारी ए बी है, यही तो है ए बी। इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस डी बी, इसको ये लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद ये वाली भुजा ए सी है, तो ए सी को लिखेंगे ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। अब यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है। अरे भाई ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो लिखेंगे डी बी बराबर बी ई। क्या लिखेंगे हम, डी बी बराबर बी ई। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, फिर ये वाली भुजा, ये दोनों स्पर्श बिंदु हैं। जब ये दोनों स्पर्श बिंदु हैं तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ सी, क्या लिखेंगे, एफ सी और बराबर ई सी। ठीक है, अब और ऊपर आ जाइए। अब ये दोनों स्पर्श बिंदु हैं, जब हमारे ये दोनों स्पर्श बिंदु हैं तो प्यारे बच्चों ए डी बराबर क्या लिखेंगे, ए एफ लिखेंगे, ए डी बराबर ए एफ। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए डी बराबर ए एफ। ठीक, यही वाले मान रखने पर तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिए समझिए। तो देखो ए डी की जगह प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए डी है तो ए डी की जगह पे ए एफ लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एफ प्लस, और डी बी की जगह पे देखो, डी बी की जगह बी ई लगाएंगे, बी ई बराबर, और इसको ए एफ को ऐसे छोड़ दीजिए ए एफ, और प्लस एफ सी की जगह पे क्या लगाएं, एफ सी की जगह पे लगाएंगे ई सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ई सी। अब देखिए ए एफ से एफ कट गया तो हमारा क्या बचा हुआ है, बी ई बराबर ई सी। बता बेटा किसी बच्चे को परेशानी हुई है, ठीक, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बराबर करते रहिए यार। ठीक, जब आप कमेंट करते हो तो हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। तो आप कमेंट में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। अरे कुछ भी भेज दो, हाय हेलो यार, कुछ भी भेजो, लेकिन कमेंट बराबर करते रहिए यार। अब प्रश्न नंबर है, ये तो 22 का घा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 22 का यहाँ खाली 5वां, उसको देखिए अब आप लोग। तो प्रश्न नंबर है 22 का 5वां। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जबकि बारंबारताओं का योग यहाँ पे 80 दिया हुआ था, तो 80 की जगह पे 60 कर लीजिए, तब इसका आंसर मैच होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे x y के मान कैसे निकालते हैं वो देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले इसकी हम टेबल बनाएंगे ये। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ग अंतराल है और जिसकी बारंबारता दे रखी है, तो यहाँ पर ये हमारा 5 है, तो ये x है, 20, 15, 22 और 5। अब इसकी निकालें संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लीजिए। अब 5 में x जोड़िए, 5 प्लस x, फिर इसमें 20 जोड़िए तो 25 प्लस x, अब 25 में 15 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 40 प्लस x, और 40 में यानी इसमें 22 जोड़िए तो 40 प्लस x प्लस 22, फिर इसमें ये जोड़िए तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस 22। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बारंबारता का योग है, बारंबारता का योग 60 है हमारा, कितना 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। अभी जो हमारा 60 है, ये जो 60 है वो इसके बराबर है, ये जो 60 है वो इसके बराबर है, और ये n कहलाता है हमारा। ये क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। ठीक, तो पहले लिख लीजिए n बराबर 60, n बराबर 60। ठीक है, अब यहाँ पे जब n बराबर 60 हो जाएगा तो n बटा 2 बराबर 60 बटा 2 तो 30, यानी कि n का मान 60 है तो n बटा 2 का मान 30 हो जाएगा। अब आगे समझिए क्या करेंगे हम। देखो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है हमें 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। 45 को उधर भेजेंगे तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर 60, सॉरी 15 बचेगा, 15। और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। अब ध्यान समझिए, और जो प्रश्न में माध्यक दिया हुआ है, जो प्रश्न में माध्यिका दी हुई है,
यानी माध्यक बराबर है हमारा 28.5। अब ध्यान समझिएगा इसको, देखो बेटा जो माध्यक है हमारा 28.5, तो 28.5 इसमें देखिए कहाँ पर आएगा, 28.5 30 और 20 के बीच में आएगा। तो इसी के सामने ये वाला मान हो जाएगा एल का, यानी एल बराबर 30। अब ये मान हो जाएगा एफ का, एफ बराबर 20, और इससे ऊपर ये हो जाएगा सी एफ का मान, संचयी बारंबारता। अब हम लगाएंगे माध्यक का सूत्र, देखो थोड़ा समझिए तो नहीं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और इंटू एच। एच कहाँ से लाओगे, तो इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखिए इस वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो एच का मान बेटा हो जाएगा हमारा 10। तो ये सभी मान यहाँ पे लगा देंगे। माध्यक प्रश्न में दिया हुआ 28.5 बराबर एल का मान 20 लगाएंगे, तो यहाँ 20 रख दीजिए, और प्लस n बटा 2 का मान, ये देखिए तीसरा n बटा 2 का मान 30, तो यहाँ पर 30 लगा दीजिए, माइनस सी एफ का मान ये है 5 + x, तो आपको यहाँ पे 5 + x लगा देना है, और f का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, और h का मान 10। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा ये 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ पे कितना, देखो जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, पहले 0 से 0 काटिए, तो 30 - 5 -x हो जाएगा, और बटा 2। अब इसके बाद 28.5 बराबर 20, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 15, तो 15 - x बटा 2, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, यहाँ पर इस 20 को उधर भेजिए, तो हो जाएगा 28.5 - 20 और बराबर 15 - x बटा 2। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 8.5 बराबर 15 - x बटा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसका कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कर लीजिए 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 15 - x और बराबर, और जब इसका गुणा इसमें ये 8.5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 16 17 बन जाएगा, इधर लिख दीजिए 17। ठीक, अरे भाई 2 × 5 = 10, 10 की 0 वहाँ से ले, और 2 × 16 = 17 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 15 को उधर भेजिए, तो -x बराबर 17 - 15, कुछ हो गया गलत, देखो इस प्रश्न में गलती कहाँ पर हुई, गलती यहाँ पर हुई है। जब 30 में से हम 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा यहाँ पर। चलो देखो जाना गलती नहीं, 25 कर लो, यहाँ पर भी 25 करो, और यहाँ पर भी 25 कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी 25। अब इसके बाद यहाँ पर भी 25 करो, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये 25 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो -x बराबर, और 25 में से घटाएंगे 17, तो बचेगा हमारा माइनस का 8, माइनस से माइनस कर जाएगा तो x बराबर 8, और ये वाला मान लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में, ये वाला बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखो 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 8 है तो 1 में लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा 8 + y बराबर 15, 8 को उधर भेजिए, तो y बराबर 15 - 8, तो y बराबर 7, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो x का मान 8 निकला और y का मान 7 निकल के आ गया, तो प्रश्न नंबर 22 का चा हो गया हमारा, यानी यहाँ खाली हो गया कंप्लीट। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है 23, प्रश्न नंबर 22 का चा, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्या का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो बेटा कुल परिणाम होते हैं 36, और 36 परिणाम कौन कौन से, तो थोड़ा समझिए। तो देखो 1 11, फिर इसके बाद 12 13 14 15 16, फिर लिखना हमें 21 22 23 24 25 और 26, इन सब के बीच में कामा लगाना, ठीक है आपको, इन सब के बीच में कामा। फिर चलेगा हमारा 31 32
33, 34, 35 और जी 36 और सबके बीच में लगाना कामा। फिर उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45 और 46। फिर उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55 और ये 56। ठीक है, और बीच में कामा जरूर लगाना आपको यहाँ पर। ये 51 लिखा हुआ, ठीक, फिर लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65 और जी 66। अब समझो यहाँ पे बेटा ये हमारे कुल परिणाम हो गए 36। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं? 36 हैं। थोड़ी लाइट बढ़ा लूँ, लाइट क्या बरसात के मौसम में लाइट आ रही जा रही है, उसका यही प्रोसेस चल रहा है आज। चलिए समझिए भाई ध्यान से इसको। तो प्यार बच्चों ये हमारे जो कुल परिणाम है, अरे यार चलिए समझिए। तो ये हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम बराबर 36। ठीक है, अब हमें क्या देखना, प्रश्न कह रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्या का योग 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा कौन कौन है? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 1, ठीक, 1, 3, यानी 7 जोड़ इनका 7 से छोटा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 6, 7, 8, 9 ये नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 1 15, तो कितनी संख्या है? 15 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी बेटा समझो क्या क्या लिया जाएगा, ये यहाँ से ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा और ये इतने ये सब ले लिए जाएंगे। इन सब का योग क्या है? 7 से छोटा है। देखो समझो कितने हो गए, देखो 2, 1, 3, 3, 1, 4 और ये जो इधर वाली संख्या है जिनका योग 7 और 7 से बड़ा है, लेकिन हमें वो संख्या है वो यानी कि वो योग लेना है जिनका योग 7 से छोटा है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे इसकी जो प्रायिकता लिखेंगे PE बराबर 15/16, सॉरी 36, 15/36। अब ये 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर निकलेगा 5/12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर देख लें, फिर आप इसका अगला प्रश्न देखिए। और देखो इसने यहाँ पर काटा नहीं है, ठीक है, इसका आंसर दे रहा है 15/36, लेकिन ये कट रहा तुम काट सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया प्रश्न, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न समझिए आप। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपये, एक मेज का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब समझिए ध्यान से, तो हमें यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो 4 कुर्सी 7 मेजें, तो 4 कुर्सी 4x और 7 मेजें यानी 7y बराबर कितने में खरीदी? 360 रुपये में खरीदी। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद 6 कुर्सी और 10 मेजें 520 रुपये में खरीदी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1, 2 को हल करो, तो
तो देखो ये समीकरण नंबर यहाँ पे 10 है तो इसमें 10 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 है तो इसमें 7 गुणा कर दो, हल करो तो ये 40x प्लस 70y बराबर 3600। इसमें गुणा करिए, 7 छक्का 42 प्लस 70y बराबर 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1 लगे, ठीक है। 7 पन्ना 35, 35 और 1 36, 0, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पन्ना 35 और 36, घटाइए माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, इधर बचेगा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 0, तो x बराबर हमारा 20 निकलेगा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो x बराबर 20 निकला, तो 20 यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 20 प्लस 7y और बराबर 360, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 7y और बराबर 360, 80 को उधर भेजिए, तो 7y बराबर 360 माइनस 80, तो ये 7y बराबर हो जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा हुआ हमारा 2, तो 7 एकन 7, 7 चौक 28, तो y बराबर 40। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया है और एक मेज का मूल्य 50 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपये, एक मेज का मूल्य बराबर 40 रुपये। तो बेटा यही हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आंसर भी मैच कर लें, हम तब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक सही, कुर्सी का मूल्य 20 है और मेज का मूल्य 40 है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 का अथवा देख लीजिए यार। देखिए बेटा वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर है हमारा 23 का अथवा। प्रश्न नंबर 23 का अथवा हमारा, एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, ये बताना है। तो देखो ये हमारा SN का मान है, यानी पदों का योगफल है, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा D है, तो हमें N का मान याद करना। तो चलो समझिए थोड़ा, पहले मान लिख लो। प्रश्न लिखना 23 का अथवा, 23 का अथवा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो दिया हुआ है A बराबर 20 और D बराबर है 15 रुपये वृद्धि करा, तो D का मान हो गया 15, तो सूत्र लगा देंगे SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN का मान है हमारा 3250, तो यहाँ पे लिख देना है 3250, तो N बटा 2 गुणा A का मान 20 प्लस N माइनस 1 और D का मान 15। ध्यान समझते रहिए आप लोग। अब देखो 2 का गुणा इसमें करो, तो पहले 0 में 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 तियाँ 6 और 1 7 और 2 तियाँ हो गया गलत, 2 पंजे 10, यहाँ 5 होगा और 2 तियाँ 6, 65 तो हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और N बटा 2, अरे यार N बटा 2 क्यों, खाली N बचा ना हमारा, 2 का तो गुणा इधर कर दिया, तो खाली N बचा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 40 और प्लस 15 को 15 का अंदर गुणा करेंगे, तो 15N माइनस 15। अभी 40 में से 15 घटा देंगे तो इधर तो हो जाएगा 6500 बराबर N, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 40 में से 15 घटाएंगे तो 25, 25 प्लस 15N, इस प्रकार। अब इसमें से क्या करो, 5 कामन ले लो, तो 6500 बराबर, जब 5 कामन लेंगे तो 5N, ये हो जाएगा हमारा 5 और प्लस 3N। तो भाई 5 कामन लेंगे, 55 25 5 15 और 5 एकन 5 और 5 एकन 5 5 15 हो जाएगा 1300। अब यहाँ पे N बचा हुआ है, N का अंदर गुणा करिए, N का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ये 3N स्क्वायर और प्लस का 5N बराबर 1300। 1300 को ले आइए, 3N स्क्वायर प्लस 5N और माइनस के 1300।
अब इसके काटने हमें गुणनखंड, तो बराबर 0। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब 3900 के ऐसे गुणनखंड काटिए, 3900 के ऐसे गुणनखंड काटिए कि घटाने पर 5 मिले। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे 65 गुणा 60 कर देंगे, 65 गुणा 60। 65 में से 60 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3900 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे 3n² प्लस 65n और माइनस 60n और माइनस के 1300 बराबर 0। चलिए समझिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे। जब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 3n प्लस का 65, ठीक। अब यहाँ से माइनस का 20 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो देखो 20 तिया 60, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जब 20 का भाग इसमें लगाएंगे तो 65 बार जाएगा हमारा, और बराबर 0। तो यहाँ पे 3n प्लस का 65 और उसके बाद n माइनस 20 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से n का मान हो जाएगा, तो n का मान यहाँ से निकलेगा, तो n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर 20। ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, कितने माह में, तो 20 माह में जो 3250 रुपये से ऋण लिया था वो चुकता कर देगा, तो 20 माह इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न करिए। अब प्रश्न नंबर 24 इसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 24 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, तो देखो बेटा 8 मीटर ये ऊंचा भवन है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो इसको जो कोण है 30 और 45 अंश है, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो बेटा ये वाला कोण बनेगा 30 अंश का और ये वाला बनेगा 45 अंश का। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला इतना, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण बनेगा हमारा 30 अंश का और ये इतना बनेगा 45 अंश का। तो चित्र बनकर तैयार हो गया हमारा। और ये हमारा भवन है, तो यहाँ पे ये 8 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो जब ये वाली भुजा 8 है तो बेटा ये भी 8 होगी, तो 8 इसको कर लीजिए और ये वाली भुजा H कर लीजिए, तो इसको X मानिए, तो ये भी हमारी X होगी, क्योंकि आयत की समग्र भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है BD, और इसके बाद दोनों भवनों के बीच की दूरी और x का मान भी ज्ञात करना है। चलिए समझिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है माना BD एक बहुमंजिल है, ठीक है, बहुमंजिल है, तथा AE एक भवन है, एक भवन है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज पहले ये वाला लीजिए आप, ये तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में, तो tan 30, तो बेटा ये h बटा x हो जाएगा, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x, कैसे गुणा करिए तो इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा √3h। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर, तो ये हो जाएगा h प्लस 8 और बटा x। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो h प्लस 8 बटा x, और प्यारे बच्चों x का मान निकाल चुके हैं √3h, कैसे गुणा करिए इसका इसमें, तो √3h बराबर हो जाएगा हमारा h प्लस 8, इसको बदल ले आएंगे, तो √3h माइनस का h बराबर 8। अब जा इसमें से h कॉमन ले लो, जब इसमें से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 8, इसको उधर भेजिए, तो √3 बराबर 8 बटा √3 माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहीं पे इसका परमेकरण कर देंगे,
तो √3 + 1 और √3 + 1, तो h बराबर हो जाएगा 8। तो ये √3 + 1 और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा 3 - 1, तो h बराबर निकलेगा 8 और कोष्टक √3 + 1 और बटा 2 बचेगा, 3 में से जाएगा तो कटाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हमारा जो h बराबर निकलेगा, जो हमारा बताइए h बराबर निकला है, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये निकलेगा हमारा, यानी 4 √3 + 1, ये हमारा h का मान निकल के आ गया इतना। एक काम करिए, इसमें h का अंदर यानी 4 का अंदर गुणा करिए, जब इसमें 4 का अंदर गुणा करेंगे तो h बराबर ही हो जाएगा 4 √3 + 4, इतना हो जाएगा हमारा। तो इस h का मान मिला हमें इसका, लेकिन हमें पूरी BD की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले एक काम और करिए भाई, तो जो h का मान है ना, ये वाला मान समीकरण नंबर 1, इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि हमें इस मकानों के बीच की भी दूरी चाहिए। तो देखेंगे मकानों के बीच की दूरी बराबर मकानों की बीच की दूरी बराबर हमारी x है, ये वाली x। तो x का मान कितना है, x का मान है √3h, ठीक है। तो √3 और h का मान ये वाला लगा दो, ठीक है, ये वाला। तो 4 √3 और प्लस का 4 गुणा करिए, तो √3 का √3 में करेंगे 3 और 4 तो ये 12, तो 12 + 4 √3, 12 + 4 √3। तो यहाँ से काम करो, 4 कॉमन लो, जब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 + √3। तो ये तो हमारे मकान के बीच की दूरी निकली है। अब इसके बाद हमें ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, तो BD बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम लाइन से। तो BD बराबर है हमारा बेटा 8 + h, तो 8 + h का मान यही लगाएंगे हम, तो वहाँ पे 4 √3 + 4, तो यहाँ पे 8 × 4 = 12 हो जाएगा ये। तो 12 + 4 √3। अब यहाँ से भी 4 कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा 3 + √3, ये बनेगा जाके मीटर। तो इसका मतलब ये है भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दोनों कैसी हैं, बराबर है, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा BD क्या है, बहुमंजिल है हमारा, और ये x क्या था, भवनों के बीच की दूरी थी ये वाली। तो ये पूरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 24 का अथवा में देख लीजिए, सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का प्रश्न है, उसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 24 का अथवा। तो यहाँ पे लिख रखा है sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर और बराबर में हमारा 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका LHS लिखेंगे, LHS बराबर sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल वर्ग प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल वर्ग, ठीक। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों यहाँ पे a + b का होल वर्ग खोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो a + b का होल वर्ग होता है a स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और प्लस यहाँ पर तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और ये sec थीटा, ठीक। sec लिखा होता है बच्चों, sec थीटा, ये sec लिखा हुआ, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को भाई, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 सूत्र और याद होने चाहिए, 2 के हम सभी बता देंगे। देखो यहाँ पे ये होता है sin थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा और cos थीटा इंटू sec। प्यारे बच्चों इन तीनों के बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए समझिए, देखो यहाँ पे क्या लिखो sin थीटा इंटू cos थीटा।
साइन इंटू कॉसिक, साइन इंटू कॉसिक का मान कितना 1 होता है। फिर कॉ, ये सेक लिखा हुआ, ठीक, सेक जो ओवर राइटिंग है ये सेक है। कॉस इंटू सेक ये भी 1 होता है। तो चलिए समझिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर इन दोनों पास पास लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इन दोनों को हमने पास पास लिख लिया। अब इसके बाद इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1, तो खाली 2 बचेगा। इसका मान 1 हो गया तो 2 बचा, यहाँ पे प्लस 2 लिख लीजिए, प्लस इसका भी मान 1 हो गया तो यहाँ पर भी 2 बचा हुआ, 2 लिख लीजिए। अब बचे हमारे ये दोनों, ठीक है। तो सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे आ जाइए, इसका मान 1 होता तो 1 लिख दीजिए, 2 2 4 हो गया, प्लस और प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन सबको जोड़िए, 4 5 6 और 1 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। तो लास्ट में आप लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 24 का अथवा हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर कैसे करते हैं आप इसको देखिए, एक बार प्रश्न को आपको दिखा दें हम, फिर इसके बाद हम करेंगे। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ AB यानी बेटा ये व्यास दिया हुआ हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने की ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर लिख लें 25। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। एक शंकु बनाना है इस प्रकार, और शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक गोला अध्यारोपित है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ये। तो बेटा यहाँ पर ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या है, और इसकी पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यानी इस आकृति की यानी इस खिलौने की जो ऊंचाई है हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो देखो, जब किसी वस्तु जैसे शंकु के ऊपर, बेटा शंकु के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, शंकु के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ, दोनों की त्रिज्या बराबर होंगी। तो सबसे पहले लाइन लिखनी है हमें, शंकु तथा अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या समान है। हमने क्या लिखा, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे देखो व्यास यानी AB, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे ऐसे मिलाना चाहो मिला भी सकते हो ऐसे करके। तो AB ये व्यास हो गया। तो व्यास बराबर कितना हमारा, तो व्यास बराबर है हमारा 3.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर हो जाएगा 3.5, 3.5, 2 का भाग लगाएंगे तो r बराबर 3.5 बटा 2। अब इसका दशमलव बताइए, यहाँ पे 0 लगाइए, तो r बराबर हो जाएगा हमारा, r बराबर हो जाएगा 35/20। अब एक काम करिए, इसे काटिए, इसको काट दीजिए आप 5 से, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो r बराबर निकलेगा 7/4 सेंटीमीटर, कितना, ठीक है। अब भाई बात को समझिए ध्यान से, देखो बेटा, यानी जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या है हमारी, ठीक है। ये वाली दूरी निकली है 7/4, कितनी, 7/4, और ये वाली दूरी, जब ये वाली दूरी 7/4 है तो ये भी 7/4 है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 5 है। ध्यान समझिएगा आप लोग भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, 5 है, ठीक है। तो ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 7/4 है,
तो ये शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए शंकु की ऊंचाई में से 7/4 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर लिखेंगे 5 में से 7/4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा 13/4। ये हमारी शंकु की ऊंचाई निकली है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें त्रिज्या भी मिल गई है ऊंचाई भी मिल गई है। अब इसकी एल निकालना है, ठीक, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो एल बराबर सूत्र होता है हमारा √h² + r²। ठीक है, मान लगा दीजिए। तो h का तो मान ये है 13/4 का वर्ग माइनस r का मान 7/4 का वर्ग। इस प्रकार इसको हल करिए तो ये तो हो जाएगा 169/16 और माइनस 49/16 हो जाए। सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, प्लस होगा। अब इनको जोड़ेंगे 13 × 169, तो जोड़ने के बाद बड़ा खतरनाक बन गया यार ये तो। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके साथ। सवाल तो सही लगाया मैं। 9 और 9 18 की 8 हासिल 1, ठीक है। फिर ये 6 4 10, 10 और 1 11 हासिल 1 2, 218/16। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटिए इसको। अब देखो बेटा, इसका भाग द्वारा वर्गमूल निकालेंगे हम। तो इसका भाग द्वारा वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 14.77, ठीक है। अब ये 16 को 4 लिखा जाएगा, 4 लिख देंगे। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे। जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा हमारा 3.69 इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 9 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 कर सकते हैं आप, कितना 7 कर सकते हो। तो एल बराबर निकलेगा 3.7 इतना। अब समझिए आ जाएगी। अब निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें। समझिए आगे से क्या करना हमें। तो यहाँ पे ना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए इस ठोस में क्या क्या शामिल है। इस ठोस में शंकु है और अर्धगोला है। तो पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें, यहाँ से कॉमन मिलेगा πr कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2r और प्लस l इतना बचेगा। तो पाई का मान 22/7 लगा देना है और r का मान 7/4, ये रहा 7/4। तो r का मान 7/4 लगा दीजिए। और प्यारे बच्चों 2r, तो 2r का मान कितना देख सकते हैं यहाँ पे? 2r का मान 3.5 है। तो 2r की जगह पे 3.5 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 3.5 और प्लस l का मान अभी लास्ट में मैंने निकाला था, l का मान 3.7 है हमारा, ठीक है। ये 3.7, तो l की जगह पे लगा दीजिए 3.7। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कट जाएगा हमारा। तो 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये बचा 11/2। अब आगे समझिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 इतना हो जाएगा। अब ये 2 से काटिए, 2 1 2, तो 2 3 6 0.2 6 12। तो यहाँ पे बचा हुआ 11 × 3.6 गुणा कराइए इसका। तो ये हो जाएगा 11 छक्का 66 हासिल 3 लगी हुई है, 11 3 33, सॉरी 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6 लगी है, 11 3 33, 33 तो 6 39, ठीक है। और दशमलव ये इसका आंसर आ गया। तो आप लिख देंगे ना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट करिए और थोड़ा तगड़ा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा इसको आप, ठीक। इस प्रकार ये देखो यहाँ पे समझा दें। चाहो तो आप क्या करो, इसमें 16 का भाग लगा दो। 16 का भाग लगाने के बाद जो संख्या मिली उसका वर्गमूल निकाल लो। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, 218 का वर्गमूल निकाला, ठीक है। तो 218 का वर्गमूल इतना हो गया। अब इसमें 16 को 4 लिखा जाएगा, 4 का भाग लगा दिया, इतना आ गया। अब यहाँ पे 9 है तो ये 9 हटा के यहाँ पे 7 कर सकते हैं, ठीक। तो एल का मान निकाल लिया। तो बाकी इतना काम करने के बाद ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के ये आंसर निकाल लिया हमने। अब
प्रश्न नंबर 25 का अथवा पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो चलिए समझिए इसको कैसे हल करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले बना लेना, आपको एक अर्धगोला बना लेना है इस प्रकार। तो पहले इस अर्धगोले का निकालेंगे आयतन। तो जो इसका व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखना आपको व्यास बराबर 3 मीटर। ठीक है, तो व्यास को 2r लिखा जाता है। तो 2r बराबर 3, तो r बराबर निकलेगा 3/2 मीटर। तो ये इसकी त्रिज्या निकल के आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, हमें इसे अर्धगोले का आयतन निकालना। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये गलत लिख दिया हमने, अर्धगोले का आयतन। तो बेटा अर्धगोले का जो आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। मान लगा दीजिए 2/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान ये दिया हुआ है 3/2, 3/2 और 3/2। चलिए इसको हल करिए। 3 से 3 चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो ये बना जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 11 में 99। तो 99/14 इतने घन मीटर निकल के आ गया, घन मीटर। ठीक है, आयतन को घन मीटर से लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे घन मीटर है, लेकिन यहाँ प्रश्न में लीटर की बात की गई है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इसमें 1000 का करें गुणा। तो यहाँ पर यानी कि जो घन मीटर निकल के आया ना, इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो नई लाइन से देखेंगे 99/14 और गुणा 1000। अब प्यारे बच्चों ये लीटर बन गया, यानी कि इस टैंक में जो अर्धगोला का टैंक है, तो इस टैंक में इतने लीटर पानी आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं आधा ही खाली करना, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए समझिए। तो आधे टैंक को खाली करने में लगा समय। पहले देखिए आधे टैंक की मात्रा ऐसे करिए, आधे टैंक की मात्रा बराबर, इसमें 2 का भाग लगा। ये भैया देखो ये आधा तो पहले से है, अब इसमें आधा ही खाली करना है। ठीक है, यानी इस टैंक में इतने लीटर पानी आता है, तो लेकिन इसमें आधा ही पानी बाहर निकालना, तो इसमें 2 का भाग कर देंगे। तो 99/14 और गुणा 100, तो बेटा 1000 और बटा 2 का कर दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 500। कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे 99 गुणा 500 और बटा 14। इतने लीटर पानी बाहर निकालना है हमें। ठीक है, और इतना लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगता है वो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकंड बराबर, 1 सेकंड में जो पानी बाहर निकलता है वो कितना है, 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 पानी, यानी 1 सेकंड में 3 सही 4/7 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। तो हमें ये बताना 1 लीटर पानी कितने समय में बाहर निकलेगा। तो नई लाइन से इसको पलट के लिखेंगे, तो 7 × 1 = 4 25, तो हो जाएगा 25/7 लीटर बराबर 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 7 का गुणा, इसमें 7 एकन 7 और 25 का लग जाएगा भाग, तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा हमारा 7/25 सेकेंड में। देखो समझो, 1 लीटर पानी बाहर निकालने में पाइप के द्वारा, यानी 1 लीटर जब पानी बाहर निकलता है तो समय लगता है 7/25, और हमें इतना लीटर पानी बाहर निकालना है। ठीक, तो दोनों पक्षों में इसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, अरे भाई 1 लीटर है तो इसका गुणा करेंगे, तो ये इतने का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 99 सही 500/14 लीटर
ठीक, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा 7/25 और गुणा 99 गुणा 500 और बटा ये हो जाएगा हमारा 14। अब यहाँ पे हल करिए इसको। तो प्यारे बच्चों 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब 25 से काटिए, 25 एकन 25 और 25 दूनी 50, फिर 2 एकन 2, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 990 सेकेंड, ठीक है। यानी इतने लीटर पानी बाहर निकालने में उस पाइप को 990 सेकेंड का समय लगेगा। अब इस सेकेंड को बदलना है मिनट में, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए आपको पता 60 का भाग लगाया जाता है। तो 990 और बटा 60, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए, 0 से 0 का 900 है, ठीक है, 99 है ये। तो देखो 6 एकन 6 यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 39 हो गया, तो 36 और 30 हो गया, तो 56 30, इतने मिनट लगेगा इसको। तो प्यारे बच्चों यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा तो आपको कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।